अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उर्दू इस्लामिक क्लास। आइए आप तमाम बच्चों का फिर से उर्दू इस्लामिक क्लास में स्वागत है। आइए हम समझते हैं क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। कौन सा चैप्टर है? तीसरा, है ना। तीसरा चैप्टर जिसके लिखने वाले कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। नाम क्या दिया उसका? फरार। फरार के लिखने वाले कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। गौर से समझिएगा, है ना। बोलना नहीं है लेकिन समझना, समझ रहे हैं तो समझना गौर से है कि क्या है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सारी हिस्ट्री यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की क्यों है। अगर सब्जेक्टिव में आपसे 5 नंबर में पूछे तो इन बातों का तस्करा करना जरूरी है, समझ रहे हैं। इन बातों का तस्करा करना जरूरी है, 5 नंबर में पूछे। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी अगर पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अगर इनकी हिस्ट्रियों से अगर पूछेगा तो यही बातें पूछेगा, क्योंकि उनकी सारी हिस्ट्री यही है, समझ रहे बात को। तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। लेक्चर इसलिए दिया जाता है क्योंकि समझ में आवे। वैसे लिखने को, रटाने को तो बहुत सारे टीचर हैं जो रटा दिया करते हैं, जो इंसान रट के याद रहता है लेकिन भूल जाता है। लेकिन लेक्चर के माध्यम से वो चीज क्या हो जाती है, इंसान के लिए आसान हो जाती है। तो आइए देखते हैं फरार के बारे में। तो फरार के लिखने वाले कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है। ये क्या है? नाविल है या अफसाना है? क्या है ये? अफसाना है। क्या है? अफसाना है। ये बात को भी ध्यान रखना होगा, क्या है, अफसाना है कि नाविल है कि शायरी है ना। तो ये क्या है? ये अफसाना है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का लिखा हुआ। आइए बात करते हैं इनकी पैदाइश की। तो इनकी पैदाइश 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 को। बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सबका। कब हुई थी? 10 जुलाई 1910 को पटना में हुई थी। आपसे अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई तो क्या कहेंगे? 10 जुलाई 1910 को ही, है ना। धीरे बोल सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं, समझ रहे। 10 जुलाई 1910 को हुई थी, है ना। और उसके बाद कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी, है ना। पटना में हुई थी। उसके बाद आइए वालिद के नाम की बात करें। सिर्फ वालिद दे दिए यहाँ पर। उसके बाद उसके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद था। क्या नाम था? सैयद मोहम्मद रशीद, है ना। 1966 में उन्होंने राम मोहन राय समझी स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। कहाँ से पास किया था? राम मोहन राय समझी स्कूल। किसने? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने। समझ रहे बात को? किया था। और पटना कॉलेज से आईए किया और वो पटना यूनिवर्सिटी में ही फर्स्ट क्लास से उन्होंने नफ्सियात में पास किए, है ना। उन्होंने जो अपनी जिंदगी में, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने जो अपनी जिंदगी के अंदर जो पढ़ाई की वो ज्यादातर जो है ना वो खास तौर से पटना यूनिवर्सिटी से ही किया या पटना में किया, और पटना में पढ़ाई किया और पटना में पढ़ाया भी। आइए देखते नीचे। पटना यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल मतलब क्या होता है? लगातार, हमेशा, यानी उसी में लेक्चरर के हैसियत से बहाल हुए, वहीं पढ़ाने की शुरुआत किया, वहीं पढ़ाते रहे। तो इन्होंने क्या किया? पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया, उसके बाद वहीं पढ़ाई किया, फिर क्या किया? वही स्कूल के अंदर क्या किया? वहीं पटना ही के अंदर वो उन्होंने, है ना, क्लास लेक्चरर पर, नफ्सियात के लेक्चरर पर वो बहाल हुए, वहीं पढ़ाने की शुरुआत की, है ना। उसके बाद अफसानवी मजमुआ, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से मजमुए लिखे, लेकिन कुछ चीजें मशहूर हुआ करती, हर चीजों में कुछ चीजें मशहूर हुआ करती। तो उनकी जो किताबें थी उनमें जो मशहूर किताबें थी वो पहली किताब थी अनोखी मुस्कुराहट। कौन सी थी? अनोखी मुस्कुराहट। दूसरी किताब थी जो वो जख्म के फूल। कौन सी दूसरी किताब? जख्म के फूल। उसके बाद ये मशहूर मारूफ मजमुआ है ना। ये 2 किताबें जो उनकी है वो बहुत मशहूर है। मतलब मशहूर का मतलब फेमस। क्या होता है? फेमस। तो ये मशहूर 2 किताब कौन कौन से है? पहली अनोखी मुस्कुराहट, दूसरा जख्म के फूल। ये किसकी किताब है? किसकी किताब है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की। उसका इंतकाल की बात करें तो इनका इंतकाल कब हुआ था? इलाज के दरमियान 2002 में, इलाज के दरमियान 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हो गया था। यही इनकी हिस्ट्री है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव में आपको काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। आइए आप देखते हैं चौथा चैप्टर किसका है। चौथा चैप्टर है कमर जहां का, है ना। कटी हुई शाख के लिखने वाले कौन है? डॉक्टर कमर जहां, है ना। ये क्या है? ये भी एक अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं? हमने बताया था अफसाना मतलब एक छोटी सी कहानी का ही एक हिस्सा होता है अफसाना, समझ रहे हैं, है ना। तो इसके लिखने वाले कौन है? कटी हुई शाख के लिखने वाले कौन है? ये डॉक्टर कमर जहां है ना। ये क्या है? एक अफसाना है। अब आइए बात करते हैं डॉक्टर कमर जहां के बारे में। डॉक्टर कमर जहां अपनी जिंदगी में क्या करते थे? तो इनकी पैदाइश की बात करें तो इनकी पैदाइश हुई थी 1951 या 52 को। कब हुई थी? 1951 या 52 को हुई थी। कहाँ हुई थी? इनका ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला में। सूबा का मतलब क्या होता है? राज। क्या होता है? राज, है ना। तो हम किस राज्य में? बिहार राज्य में, है ना। बिहार राज्य में, है ना जी, है ना। सूबा का मतलब क्या होता है? बिहार मतलब राज होता है, सूबा बिहार। यानी इनका जो ताल्लुकात था डॉक्टर कमर जहां का वो सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला में था। किसका? कहाँ था? समस्तीपुर जिला से ताल्लुकात रखते थे। कौन? डॉक्टर कमर जहां। आज इनके वालिद की बात करें तो इनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। क्या नाम था? सैयद अताउल हक, है ना। कमर जहां के घर के लोग जो थे ना वो इल्म और दिलचस्पी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। इल्म अदब में, इल्म मतलब नॉलेज, है ना, शिक्षा,
है ना, उसमें। और अदब, अदब मतलब अखलाक, तौर तरीका अच्छा, क्योंकि तालीम का दरअसल मकसद यही होता है कि इंसान के अच्छे अखलाक होनी चाहिए, अदब होना चाहिए। अब चाहे इंसान जितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर उसके अंदर अदब नहीं है तो कोई इस तालीम का कोई फायदा नहीं। तो ये जो डॉक्टर कमर जहाँ के घर के लोग का जो माहौल था, वो इल्म में और दिल मतलब अदब में, ये दोनों चीज में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। समझ रहे बात है? तो कमर जहाँ के घर वाले जो है ना, वो इल्म और अदब में क्या करते थे, बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। इंसान और जानवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का फर्क है, तो वो अदब का फर्क है। अब कहेंगे कैसे? एक कुत्ता होता है ना, उसको पता नहीं है, उसको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं। कभी देखा कि कुत्ता की कोई स्कूल होती है जहाँ सब कुत्ता पढ़ने जाता हो, है ना? गाय की कोई स्कूल होती है जो सब गाय पढ़ने जाती है, जानवर की कोई स्कूल होती है जो सब जानवर पढ़ने नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को ही स्कूल दिया जहां से वो शिक्षा प्राप्त करे, वहां से तालीम प्राप्त करे, उसके अंदर परिवर्तन आए। वो खरा खरा नहीं खाए, वो चलते चलते नहीं खाए। इंसान और जानवर के अंदर सिर्फ अगर किसी बात का फर्क है तो इसी चीज का फर्क है, अखलाक, तौर तरीका। और उसके बाद से क्या कहने के बुरे भले, इन सब चीजों का फर्क है। कि कहा कि लोगों को कहा, इंसानों को कहा, जो अशरफुल मखलूकात, उसको कहा कि जब आप कोई काम करे तो अदब के दायरे में करे, यानी खाना खाने का वक्त हो तो बैठ के खाएं, है ना? चलते चलते पानी ना पिए, चलते चलते बात ना करे। जो रास्ता जिस काम के लिए बनाया गया उस रास्ते पे वही काम किया जाए। तो अदब, अदब ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो सब इंसान के अंदर नहीं पाई जाती है। ये अदब होना जरूरी है, इसलिए अदब करना चाहिए। तो इनके घर वाले जो थे, कमर जहाँ के घर वाले जो थे, वो इल्म अदब में बहुत ज्यादा दिलचस्पी, मतलब इन चीजों की बहुत चाहत रखते थे। ये बहुत अपने से बड़ों का अदब करते थे, तौर तरीके, अखलाक, किरदार को ज्यादा ही, है ना, ये दिलचस्पी रखते थे। अब इनके कैरियर की, इनके कमर जहाँ के आगे की बात करें तो ये उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था। किस सब्जेक्ट में किया था? उर्दू सब्जेक्ट में। किस सब्जेक्ट में? उर्दू में। गौर से समझ रहे बात को? तो ये कमर जहाँ उर्दू में पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया था और अदब अखलाक से दिलचस्पी रखते थे। ये भी अदब अखलाक से बड़ी दिलचस्पी रखते थे। समझ रहे? उसके बाद इनके अफसाने की बात करें, इनकी किताबों की बात करें, तो इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत, यानी इन्होंने जो किताब लिखने की शुरुआत की वो 1966 से की। कब से की? 1966। दिख रहा है आपको, है ना? 1966 से की। तो ये किताब लिखने की शुरुआत 1966 से की। और उनकी सबसे पहली कहानी जो थी, सबसे पहला अफसाना जो था, वो था पहला जुनून वफा। कौन सा था? जुनून वफा। दूसरी किताब की नाम थी वो अजनबी चेहरे। कौन सा था? अजनबी चेहरे, जो 1991 में शाये हुआ था। समझ रहे? तीसरा चारागर, जो 1983 में शाये हुआ था। चारागर कब शाये हुआ? 1983 में। दिख रहा है ना? उसके बाद चौथा हुर्फ आगी, है ना? ये इनके मशहूर और मारूफ है ना मजमूए हैं जिन्होंने कमर जहाँ ने अपनी जिंदगी के अंदर लिखा था। उसके बाद तदरीसी। तदरीसी का मतलब क्या होता है? मतलब उस्ताद, यानी पढ़ने की शुरुआत, पढ़ाने की शुरुआत करना, है ना? तदरीसी का मतलब होता है कोई उस्ताद जब कहीं पर पढ़ाता है, तदरीस करता है, यानी कहीं पर मतलब मदरसे के अंदर पढ़ाता है, स्कूल के अंदर पढ़ाता है, तो उर्दू के लफ्ज में इसको कहते हैं तदरीसी। तदरीसी मतलब पढ़ाने की शुरुआत करना। पढ़ाने का कैरियर जो इन्होंने आगाज किया, है ना, कहाँ से पढ़ाने की शुरुआत किया? तो संद्रुति महिला कॉलेज भागलपुर से इन्होंने क्या किया? पढ़ाने की शुरुआत की। संद्रुति महिला कॉलेज भागलपुर से इन्होंने पढ़ाने की शुरुआत, यानी कैरियर की शुरुआत, यानी पढ़ाने की शुरुआत कहाँ से की? भागलपुर से। कहाँ से? भागलपुर। कौन से कॉलेज थे? संद्रुति महिला कॉलेज। कौन सा कॉलेज था? संद्रुति महिला कॉलेज। दिख रहा है आपको, है ना? तो ये कमर जहाँ की जिंदगी। आइए अब देखते हैं 5वां चैप्टर को। 5वां चैप्टर किसका है? निगार आज़िम का। 5वां चैप्टर क्यों है? निगार आज़िम। इसके लिखने वाले कौन है? निगार आज़िम। आशियाना, है ना? आशियाना के लिखने वाले कौन है? निगार आज़िम। ये क्या है? ये भी एक अफसाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपसे ये पूछे निगार आज़िम के मरकजी किरदार, यानी आशियाना के मरकजी किरदार के नाम बताइए, आशियाना के मरकजी किरदार उसको कहा जाता है जिसके ऊपर कहानी बनाई गई हो। जिसके ऊपर कहानी बनाई गई। तो ये कहानी जरीना के ऊपर बनाई गई थी। जरीना कौन थी? ये बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया थी। इसके बारे में भी हम तज़किरा करेंगे। अभी थोड़ा फोकस देते हैं इस पर, इधर आपके जो बोर्ड पर नजर आ रहा है ना, तो अभी तज़किरा करेंगे जरीना के बारे में, यानी आशियाना के जो मरकजी किरदार थे, यानी जिसके ऊपर कहानी बनाई गई थी, वो कौन थी? जरीना थी। जरीना कौन थी? क्या थी? उनकी हिस्ट्री क्या थी? उनका भी तज़किरा करेंगे फिलहाल में। आइए अभी निगार आज़िम के बारे में जानते हैं। तो निगार आज़िम का असल नाम क्या था? इनका असल नाम था मलका मेहर निगार। क्या नाम था? मलका मेहर निगार। समझिए, है ना? क्या नाम था? मलका मेहर निगार। किसका नाम था? किसका? निगार आज़िम का असल नाम था। निगार आज़िम ने अपनी जिंदगी में उर्दू के साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया था। ये एक सब्जेक्ट के हीरो नहीं थे, ये अदर भी सब्जेक्ट के, यानी उर्दू में तो उन्होंने एमए तो किया, लेकिन ड्राइंग और पेंटिंग में भी उन्होंने एमए किया। समझ रहे हैं? किसने?
निगार अजीम ने, समझ रहे बात को, है ना। तो निगार अजीम ने उर्दू के साथ साथ ड्राइंग और पेंटिंग दोनों में एमए किया था। किसने किया था? ड्राइंग और पेंटिंग में, समझ रहे हैं। उसके बाद इनके अफसाने की बात करें तो निगार अजीम का अफसाना गहन 1999 में शाही हुआ था। मशहूर मारूफ क्वेश्चन, BBI क्वेश्चन लगा दीजिए इस पर दम, ठीक है, समझ रहे बात को। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाही हुआ? 1999 में। उसके बाद दूसरा मजमुआ, उसका मजमुआ गहन, क्या नाम था? अक्स, क्या नाम है? अक्स, मजमुआ अक्स। ये किसका मजमुआ है? निगार। उसके बाद सफरनामा, सफरनामा ये किसका मजमुआ है? सफरनामे का नाम क्या था? गर्द आवारगी। क्या नाम था? गर्द आवारगी। ये भी मजमुआ निगार अजीम का है। सफरनामा किसका है? गर्द आवारगी किसका है जी? निगार अजीम का है। किसका है? निगार अजीम का। उसका पहला अफसाना, अब यहाँ पर कह रहा महिला अफसाना मजमून निगार के नाम बताए। आप तो जान गए, अभी तक आपकी चैप्टर में जो 1 से लेकर के, है ना, 5 तक चला, उसमें शबनम कमाली, ये तो हम खुद अज़्ज़ा वजल के मुसन्निफ है। उनके अलावा 4 जो अफसाना निगार थे, 4 जो थे वो सब के सब अफसाना निगार थे। चाहे वो सुहेल अजीम आबादी हो, या डॉक्टर कमर जहां हो, या निगार अजीम हो, या सुहेल अजीम आबादी हो, तो ये चारों हैं, ये कौन है? अफसाना निगार है। तो अफसाना निगार ये तो मर्दों की बात नहीं है, एक लेडीज की बात हुई। लेकिन उसके बाद यदि अगर आपसे ये पूछ दे कि बताएं अफसाना महिला अफसाना निगार कौन है, तो आप याद रहना जरूरी है। तो महिला अफसाना निगार सबसे पहले शकीला अख्तर। कौन है? शकीला अख्तर। दूसरा कमर जहां। दूसरा कौन है? कमर जहां। शमीम अफजा कमर। तीसरा शमीम अफजा कमर। चौथा इसमत चगताई। कौन है? इसमत चगताई, है ना। उसका है पांचवा कुर्रतुल आइन हैदर। ये किसका मजमुआ है? ये कौन है? ये महिला अफसाना निगार। ये कौन है? ये महिला अफसाना निगार है। समझ रहे बात को। आइए अभी बात करते हैं जरीना के बारे में, है ना। क्या है आशियाना? आशियाना के मरकजी किरदार। अभी हम तस्करा किए थे मरकजी किरदार के बारे में। तो मरकजी किरदार कौन होता है? यानी जिसके ऊपर कहानी लिखी गई हो, जिसके ऊपर कहानी बनाई गई हो, है ना। तो इन अफसाने आशियाना का जो है मरकजी किरदार कौन है? ये जरीना और बरकत अली सिद्दीकी। ये कौन था? आपस में इनका ताल्लुकात क्या था? ये दोनों मियाँ बीवी थे। कौन थे? मियाँ बीवी। जरीना और बरकत अली जो थे वो आपस में क्या थे? मियाँ बीवी थे। ये एक, है ना, अच्छे मुलाजिमत पर सबको दोष थे, यानी ये एक अच्छे प्रोफेसर थे, है ना, एक अच्छे टीचर थे। तो इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर पढ़ाने लिखाने से, है ना, रिलेटेड सारा काम किया। तो इसलिए वो क्या करते थे? पढ़ाते थे। ये दोनों अपने स्कूल में, है ना, लेक्चरर की हैसियत से बहाल थे, तो पढ़ाते थे। तो एक वक्त ऐसा आता है कि हर इंसान पढ़ाते पढ़ाते जब वक्त हो जाता है उसका, तो रिटायर होता है ना। तो जरीना और बरकत अली दोनों जब बुढ़ापा का समय आया, एक ऐसा वक्त आया, कहानी को याद रखिएगा ऑटोमेटिक। यदि अगर ये पूछे कि अफसाना यानी आशियाना का मरकजी किरदार का खुलासा करे, या इनके बारे में तहरीर करे या बताएं, तो आप आसानी के साथ इस पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो आशियाना का मरकजी किरदार जरीना और बरकत अली है ना। इनकी बात करें जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है उसको पहले बता देते हैं, उसके बाद हम कहानी सुनाएंगे आपको। जरीना और बरकत अली खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी जिंदगी में कोई मसला नहीं था, है ना। ये अपनी जिंदगी में बहुत खुशहाल थे। ये अपना टीचर थे और टीचिंग कर करके कमाते थे, और अपनी लाइफ दोनों मियाँ बीवी आपस में सेटल थे और गुजारा करते थे। तो इसी तरीके से इनकी जिंदगी में कोई मसला या कोई परेशानी या कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समझ रहे बात को, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक वक्त ऐसा आया, है ना, कि वो उनका जब बुढ़ापा आया, है ना, उम्र होने पर उनका रिटायर हो गया, है ना। जाहिर सी बात है कि जब आदमी का वक्त हो जाएगा, है ना, तो उसको रिटायर होना पड़ेगा। तो उनको एक दिन ऐसा समय आया, बुढ़ापा का समय आया, तो उनको रिटायर होना पड़ा। उनका एक बेटा था, उसका नाम था सिराज। उनका एक बेटा था, उनका नाम सिराज, और उनकी अहलिया का नाम था इरफाना। देख रहे हैं, इरफाना सिराज। ये जरीना और बरकत अली के बेटा और मतलब पुतो थे, है ना। समझ बात को। तो ये सिराज और इरफाना, है ना, ये दूसरे शहर में शिफ्ट थे, अपने माँ बाप के पास नहीं रहते थे, है ना। ये अपने बाल बच्चा के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना, नहीं अपनी खाली बीवी के साथ थे, वो दूसरे शहर में शिफ्ट। समझ रहे बात को। तो ये जब इनको मालूम हुआ कि मेरे वालिद का यानी मेरे बाप का या माँ का रिटायर हो गया है, तो उन्होंने क्या किया, अपने माँ को फोन किया कि माँ आप बूढ़े शुरू हो गए, खाना वाना बनाने में आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, इसलिए आप क्या करें कि आप मेरे पास आ जाए, है ना, आप मेरे पास आ जाए। और इरफान शहर रहता था, है ना। जब उनकी वालदा और वालिद के घर
तो उनको बुला लिया, है ना। जब वो क्या हुआ, है ना, जब वो रिटायर हो गए तो उनको देखा कि अकेले अब बूढ़े बूढ़े माँ बाप हो गए, तो अभी खाना बनाने में इसको परेशानी होगी और भी काम अदर काम करने में दिक्कत होगी। तो उन्होंने क्या किया, उनको अपने पास बुला लिया, है ना, और अपने घर में रख लिया। किसने, उनके बेटे सिराज ने। किसने, सिराज ने, और उसकी जो वाइफ थी सिराज की, इरफाना, उन दोनों ने अपने पास रख लिया। तो जब इरफाना काम किया करती थी, घरेलू काम किया करती थी, तो उसके साथ जो है ना सिराज की वालदा जो है उनके कामों में जब हाथ बटाती थी तो उनकी जो मतलब पुतो थी वो मना कर दिया करती थी कि माँ आप बूढ़ी हो गई हैं, आप काम ना करें, है ना। लेकिन ये थे मेहनती, ये आदमी के तो कौन थी, जो ये जरीना जो थी वो बड़ी मेहनती औरत थी, बहुत मेहनती औरत थी। तो अब अकेली क्या करती, खाती थी, पीती थी, सोती थी, तो बहुत उकता जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी। अब उन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमको यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, हमको घर वापस जाने दिया जाए, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। क्यों, उसका मकसद आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि उसे काम नहीं करवाया जाता था या वो कुछ नहीं किया करती थी, तो बैठती थी, खाती थी, पीती थी, तो उकता जाती थी, है ना। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि जितने परेशान है कुछ भी है ना, हमको अपने घर पे ही रहना है, हमको अपने घर भेज दीजिए, है ना, हम घर जाएंगे, है ना। और वो वापस क्या हुआ कि घर चले आई। आज के दौर में ये ऐसी औरतें, ऐसे लोग नहीं पाए जाते, लोग काम के लिए झगड़ा करते हैं, है ना। या देखिए इनके कहानियों से क्या साबित होता है कि इंसान की उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन इंसान को एक दूसरे के कामों में हाथ बटाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को भी इन बातों का फोकस देना पड़ेगा कि कभी भी हो, है ना, कभी काम चोरी नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है। कोई काम है, आप दो बहन है, कहा कि वो मसाला पीस दो, तो एगो झाड़ू लगा दिया, एगो कहा कुछ काम कर देने के लिए कुछ काम कर दिया, है। तो इस तरीके से काम अगर करेंगे तो आपस में मोहब्बत होगी। लेकिन आप क्या करते हैं, आप पढ़ने के ड्रामा से, पढ़ने के बहाना से हमारी पढ़ाई है, होमवर्क बनाना, ये करना है, वो करना है, इसलिए है ना हम नहीं काम करेंगे, आप कर दो, समझ रहे, ऐसा नहीं करना। आज के लिए बस इतना ही, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।